मिस्टर तड़ीपार ने नारा लगाया है कि अब की बार 400 पार। तो पिछली बार 300 का नारा लगाया था, इस बार 400 का नारा लगा दिया, तो डेफिनेटली वो 400 बेईमानी से लेके आएंगे। 2014 से बेईमानी की सरकार चल रही है। इन्हें मालूम था कि अब लंबे समय तक SC ST OBC कांग्रेस को, बीजेपी को, किसी भी सवर्ण हिंदुओं की पार्टी को दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई वोट नहीं देंगे। तो यहाँ अगर क्रांति हो गई तो एक भी सवर्ण हिंदू इस देश में बचेगा नहीं, निश्चित तौर से। जिस तरह से मुसलमानों को ये परेशान कर रहे हैं, दलितों को परेशान कर रहे हैं, और मॉब लिंचिंग को मतलब किसी भी आदमी को देश के कायदे कानून अभी सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकारों का वेलकम करता हूं। आज जो मैंने आप लोगों को बुलाया है उसकी जो इलेक्शन आने वाले हैं, लोकसभा के जो इलेक्शन हैं, और मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा। और अगर इस देश में EVM से चुनाव होता है तो उसमें लोकतंत्र संविधान के कोई माने नहीं है। जैसे वो मिस्टर तड़ीपार ने नारा लगाया है कि अब की बार 400 पार। तो पिछली बार 300 का नारा लगाया था, इस बार 400 का नारा लगा दिया, तो डेफिनेटली वो 400 बेईमानी से लेके आएंगे। 2014 से बेईमानी की सरकार चल रही है। इन्हें मालूम था कि अब लंबे समय तक SC ST OBC कांग्रेस को, बीजेपी को, किसी भी सवर्ण हिंदुओं की पार्टी को दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई वोट नहीं देंगे। इसलिए राजीव गांधी ये इसको EVM को लेके आया। EVM को जानता था, टेक्निकल आदमी था, जानता था कि EVM से हेराफेरी करके सब कुछ किया जा सकता है। और यहाँ की जो 80% जनता है वो बेवकूफ है, बाकी ऊपर वाले जो 20% हैं वो बेईमानी में इसमें लिप्त हैं, वो बोलेंगे नहीं। इसका उन्हें मालूम था कि इसका क्या मतलब हो सकता है, मतलब हमेशा के लिए उनका बना रहेगा। और हो सकता है ये चुनाव आखिरी चुनाव हो, अगर होता है तो आखिरी चुनाव हो। जो मोदी जैसा आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन मोदी को यह नहीं भूलना चाहिए। रूस की क्रांति हुई वो भी खाली पेट के लोगों ने की। फ्रांस की क्रांति हुई 1889 की, वो भी खाली पेट वालों ने की। 1776 की जो अमेरिका की क्रांति थी वो भी भूखे पेट वालों ने की। तो यहाँ अगर क्रांति हो गई तो एक भी सवर्ण हिंदू इस देश में बचेगा नहीं, निश्चित तौर से। जिस तरह से मुसलमानों को ये परेशान कर रहे हैं, दलितों को परेशान कर रहे हैं, और मॉब लिंचिंग को मतलब किसी भी आदमी को देश के कायदे कानून को ताक पर रखकर कहीं मतलब उसको पत्थरों से मार देते हैं, लाठी डंडों से मारते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, और पुलिस में इसकी सुनवाई नहीं होती। न आज तक किसी को प्रोसिक्यूट किया गया। जो अब तक ऐसा लगा है जघन्य अपराध है, किसी को पेड़ से लटका के मार दिया, किसी को कैसे ही मार दिया। तो यहाँ तक इस इलेक्शन का सवाल है, निश्चित तौर से ये इलेक्शन नहीं, एक तो ये इस तरह से करके ये जो वोटों की मॉब लिंचिंग होने वाली है, वोटों की मॉब लिंचिंग के जरिए बीजेपी सत्ता में आएगी, मोदी फिर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जैसा कि उनका नारा उन्हें मालूम है। आप कह रहे हैं मॉब लिंचिंग होने वाली है या मॉब लिंचिंग होगी वोटों की, लेकिन दूसरी ओर मोदी जी कह रहे हैं कि देश की जनता उन्हें जिताती है, कोई वो अपने आप जीत कर नहीं आते, कोई गड़बड़ी से जीतते। मोदी तो झूठा नंबर 1 है, उससे बड़ा झूठा नहीं है, उससे बड़ा मतलब ये बदमाश नहीं है, उससे बड़ा कोई क्रिमिनल नहीं है। वो नेशनल क्रिमिनल है अमित शाह, और मोदी ये राष्ट्रीय अपराधी है, राष्ट्रीय लेवल। और अगर कहीं इनको अंतरराष्ट्रीय लेवल का कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2011 तक ये अमित शाह जो इस देश का गृह मंत्री है वो तड़ीपा रहा है। 2011 में जब CBI इसको पूछताछ के लिए ले गई है गुजरात में, तब इसका तड़ीपा हटा है। उसके बाद ये इस देश का लोकतंत्र का ये इविल इफेक्ट है, मोदी जैसे लोग। और मोदी को जो इसकी डॉक्यूमेंट्री आई है, इसकी BBC की डॉक्यूमेंट्री में पूरी तरह से एक्सपोज किया गया है कि जो उसमें 2002 में जो गुजरात में कत्लेआम हुआ था, मुसलमानों का दंगे नहीं, कत्लेआम हुआ था, और कत्लेआम का मास्टरमाइंड मोदी था और एग्जीक्यूट करने वाला अमित शाह था। तो जो अपने गृह मंत्री को मरवा सकते हैं, जो वीरेंद्र पांड्या को सुबह मॉर्निंग वॉक में दिन दहाड़े उसको मरवा दिया गया, और जिन लोगों से मरवाया उनको भी बाद में मरवा दिया कि सबूत न रहे। ये जो RSS की जो चाल है, RSS का खेल है, ये यहाँ का जो सवर्ण हिंदू है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इस देश का मूल निवासी नहीं है, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसे लोगों को, जो जूज ऑफ इंडिया का है, हमारे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि यहाँ लड़ाई पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। यहाँ सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है।
जो 10 मुश्किल से 9-10% लोग हैं, वो इस देश की सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और जो जैसा आपने कहा कि मोदी जैसा झूठा बेईमान बदकार 2 करोड़ हर साल का वो एम्प्लॉयमेंट का रोजगार का वो कहाँ गया? 15 लाख खाते में आने थे 2014 के इलेक्शन के बाद में, वो कहाँ गए? सारा पैसा काला धन लाने के बजाय सारा बाहर धन इन्होंने बाहर भेज दिया। और बाहर भेजने वाले ज्यादातर गुजरात के रहने वाले जो भगोड़े जितने भी हैं, और भागे नहीं है, उनको प्लानिंग तरह से भगाया गया है। और तमाम उन्होंने, एक और था मुझे नाम नहीं आ रहा, बोले कि 250 करोड़ तो हम बीजेपी को देके आए, तो वहां से निकल के आए। ये सारा इन्हीं का खेल है, देश को लूट रहे हैं। ये इस देश के मूल्यवासी नहीं है, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम का विरोध भी कर रहे हैं आप, और मोदी पर कई सारे इल्जाम लगा रहे हैं। सवाल सर यही है कि आपके दलित समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और बहुत बड़ी तादाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी दलितों को चुनाव लड़ा रही है, संसद लोकसभा का टिकट दे रही है। तो क्या वो दलित नहीं है, या आप उनको अपना समाज का आदमी नहीं मानते हैं, जबकि मोदी तो खुद ओबीसी समाज से आते हैं? देखिए, वो ओबीसी नहीं है, वो भी बेईमान ओबीसी है। ओबीसी नहीं है वो जाति। जब ये मुख्यमंत्री था वहां पे, तब इसने जबरदस्ती उसका मोद घांची का नाम उसमें डलवाया। उससे पहले नहीं था, जनरल में आता था, सवर्ण में आते हैं। ये सब पैसे वाले लोग हैं, ये तो ओबीसी में हो नहीं सकते। जो धनाढ़ लोग हैं ये ओबीसी में नहीं आते। ओबीसी का रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेस है, SC ST का रिजर्वेशन सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस उसका बेस है। तो इसने जबरदस्ती बदमाशी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये जो इसका तमाम जो नारा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अपनी औरत को देखिए। ये एक बात और मैं बताऊं, जो एफिडेविट दिया जाता है इलेक्शन के टाइम पर, और एफिडेविट अगर किसी ने गलत दिया है तो उसका चुनाव रद्द होना चाहिए। इसने पिछले जो 4 चुनाव वहां से लड़े, इससे गुजरात से, तो गुजरात में इसने उसमें दिखाया कि उसकी शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है। और इधर जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा तब उसमें लिखा गया कि हाँ जी वो मैरिड है, जो शुदा बहन है। तो झूठा, मेरा कहने का मतलब है, झूठा एफिडेविट देने पर उसकी पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द होनी चाहिए थी, और उसके बाद में इसको प्रोसिक्यूट करके जेल भेजा जाना चाहिए मोदी को। लेकिन सारी खिचड़ी वही सवर्ण हिंदू ग्राम क्षेत्र भारत है, सारे क्रिमिनल माइंडेड लोग इसमें इलेक्शन कमीशन में बिठा रखे हैं। सारे जो बेईमान टाइप के लोग हैं इलेक्शन कमीशन में बिठा रखे हैं, और बेईमान को तो जैसे आप कहोगे वैसे करेगा। जो बड़ा बेईमान छोटे बेईमान से अपना काम निकालता है ऐसे। हाँ, अगर ईवीएम रहा तो 400 पार नहीं, 400 से भी पूरा हो सकता है, वो 540 भी जीत रहे। ईवीएम के चलते 540 सीटें, 543 सीटें हैं, 543 भी जीत सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं। आप जो लड़ाई बता रहे हैं सवर्ण बनाम शेष भारत की अगर बात करते हैं तो उसमें 90% की आबादी की बात कर रहे हैं जी। तो शेष भारत जो है वो सवर्णों से इतना डरा हुआ है या इतना सक्षम नहीं है, अपने आप को निर्बल समझता है, जो लड़ाई नहीं लड़ पाता। देखिए, निर्बल नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था, उस पर आया था कि ये यहाँ की जो चमार कास्ट है, चमार से चंगेज खान घबराया, सिकंदर घबराया, और सारे लोग घबराए। यहाँ तक कि औरंगजेब भी तो यहाँ से लगा था, चमारों के नाम सुनकर तो मेरा पेशाब निकल जाता था। उसने लिखा है बकायदा, वो आया उस पर, किसी मैगजीन ने छापा है। तो यहाँ के हम लोग लड़ाके रहे हैं, चमार, वाल्मीकि, या दूसरी जो कम्युनिटी है, मार्शल कौम है, इनको तो इन्होंने दबा के रखा है। इन्होंने जिनको आप मार्शल कौम बता रहे हैं उन्हीं को अछूत बताया जाता है। हाँ, वो अछूत बनाया ना इन्होंने, अछूत बनाया। जब लास्ट तक लड़े, चमार है नहीं क्या? नहीं, जो उनसे वो चमार बचे नहीं क्या भारत में? नहीं, चमार तो बचे ही, चमार तो बचे ही। उनको इतना भूखा निंगा करके रखा है कि वो 5 किलो आटा दाल चावल में जो 5 किलो राशन मिल रहा है उसी में वो खुश है, उससे बाहर नहीं निकल सकते, उससे नहीं सोच रहे। और वो ऐसे निकम्मे होते जा रहे हैं कि वो लड़ना तो दूर, वो वहां से करके वो उठ के खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल है। सर, सवाल सीधा ये है, 2 महीने से कम का समय रह गया है चुनाव 2024 का, और जिसे आप खुद कह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव होने वाला है, तो शेष भारत आखिर अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहा है? क्रांति होगी। जब रूस में क्रांति हो सकती है, फ्रांस में क्रांति हो सकती है, इटली में क्रांति हो सकती है, अमेरिका में क्रांति हो सकती है। जब किसी चीज की, जब सारे बेईमानी की हद हो जाएगी, लूट मार की हद हो जाएगी, तो वो आपको रिवॉल्यूशन होती है उस देश में, फिर इनको उस रिवॉल्यूशन से कोई बचा नहीं पाएगा। आप कह रहे हैं क्रांति हो सकती है, क्रांति होगी क्यों? देश की जनता जो है मोदी जी की गारंटी से खुश है, उनको सत्ता में नहीं, देखिए वो तो उनका प्रोपेगेंडा है। मोदी वो पहले इलेक्शन में नारा दिया था मोदी आएंगे, और वो क्या उनका नारा था, वो
और अब वो इस झूठे मक्कार की गारंटी, क्या झूठे मक्कार की कोई गारंटी हो सकती है? झूठे मक्कार की गारंटी तो बैंक भी नहीं लेता। झूठे मक्कार बेईमान की गारंटी, लुटेरे की गारंटी तो बैंक भी नहीं लेता। तो बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी धड़ाधड़ प्रत्याशी घोषित करे जा रहे हैं। आप कहां से इनके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आपकी पार्टी, और कितनी तादाद में चुनाव लड़ सकते हैं आप? हमारी पार्टी कई बातचीत चल रही है। बातचीत होने के बाद में 2-1 दिन में बातचीत होने वाली है। बातचीत होने के बाद में हमें कहाँ प्रत्याशी करने कैसे करने, तो वो उसकी घोषणा हम बाद में करेंगे। और अगर मान लो नहीं होता है तो हम करीब 50 सीटों पर चुनाव लड़ाएगी अम्बेडकर समाज पार्टी पार्लियामेंट के चुनाव को। मायावती के साथ चलेंगे क्या? नहीं, मायावती तो वो तो डिक्लेयर है बीजेपी की। अभी उसके जो भतीजा जो बनाया है, भतीजा MLA MP कुछ नहीं है, और भतीजे को 22+ सुरक्षा दे दी उन्होंने, बीजेपी वालों ने, समझ रहे हैं ना। तो वो तो बीजेपी के उसमें डूब चुकी है, बीजेपी में समा चुकी है। जो बसपा, जब उसने कहा ना कि सार्वजनिक हो गई हूं मैं, और सार्वजनिक के होते होते वो सवर्णों की गुलाम हो गई। और बेईमान कोई लड़ाई लड़ नहीं सकता, बेईमान कभी लड़ता नहीं है, बेईमान झुक के चलता है। तो मायावती से बड़ा बेईमान दलितों में कोई नहीं हुआ कि आज देखिए लाखों करोड़ की वो मालिक है, क्या कौन सा धंधा करती है। सर, एक समय था जब बीएसपी को बढ़ाने के लिए, उसको बनाने के लिए आपका बड़ा ही योगदान था जी, और उस समय पर आप लोग को लोग बाग जानते भी थे, परंतु ऐसा क्या हुआ कि लोग बाग काशीराम और मायावती को तो जानने लगे, आपको बुला दिया? देखिए, यहाँ तो वो सच्चे का मतलब झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला वाली बात है। तो वो सच्चे लोगों को लोग नहीं पसंद करते। हाँ, उनको बाद में लोग याद करते हैं। बाबा साहब को सपोर्ट नहीं मिला। जितने भी महापुरुष हुए हैं, ज्योतिबा फूले और उनकी वाइफ को तो उसमें घर से बाहर निकाल दिया था, तुम धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हो, सिर्फ शिक्षा का काम किया। तो यहाँ तो अपोजिशन पहले होता है और एक्सेप्टेंस बाद में होती है। तो ये जो हुआ है, अभी इन्होंने कहा कि भाई वो सारे लोग बीजेपी में जा रहे हैं, दलित लोग बीजेपी में वो बेईमान जा रहे हैं, और ऐसे लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर ने पालतू कुत्ता कहा है। बीजेपी में, कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में और जितने भी सवर्ण पार्टियों में जो दलितों के प्रतिनिधि बन के आएंगे या जा रहे हैं, वो पालतू कुत्ते से बढ़ के उनकी औकात नहीं है। उनका पार्लियामेंट में मुंह नहीं खुलता, दलित मरे पिटे लुटे, और वही हाल लगभग मुसलमानों का, सांसदों का है, वो कोई एक भी नहीं बोलता। ये सब जो दलितों की बात है, बाबा साहब ने कहा है, दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल शुड बी द वॉचडॉग ऑफ द अनटचेबल, बट बाय रीजन ऑफ हैविंग जॉइंड द कांग्रेस दे आर मजल डॉग। मजल डॉग होता है जिसके मुंह पर बजा होता है ना, तो वो खाएगा तो मालिक की मर्जी से, बोलेगा तो भौंकेगा तो मालिक की मर्जी से। और क्यों बोलेगा वो अपने उसमें क्या बोला। हाथरस की जो इंसिडेंट हुई, वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, और वहां से वाल्मीकि का MP है दिलेर करके, वो बोला तो ऐसी घटना होती रहती है, उसने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, उल्टा पुल्टा करके वो सारा वो करवा दिया। जब वहां से वाल्मीकि समाज का व्यक्ति हाथरस से वो मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी का, और उसने उल्टा कर दिया, उसको बलात्कार हुआ, उस लड़की का बुरी तरह से बलात्कार हुआ, उसको शर्म नहीं आई। तो ये हाल हमारे रिप्रेजेंटेटिव का है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनका ये हाल है। उनकी बहन बेटियों का बलात्कार करो, कुछ भी करो, उन्हें अपने बस वहां MP की कुर्सी को गर्म करना है। जो भी 4 से 10 लाख रुपया मिलता है महीना का, वो अपना लेके उतने में ही खुश हैं।